क्या कभी सोचा है कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने से साल के अंत तक कोई 37 गुना बेहतर कैसे बन सकता है? या उस ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में सोचिए जो करीब 100 साल तक औसत ही रही। हाँ, वो कहानी तो गजब की है। और फिर कैसे छोटे छोटे बिल्कुल 1% वाले सुधारों पर ध्यान देकर दुनिया की बेहतरीन टीमों में शामिल हो गई। बिल्कुल, यही है छोटी रोजमर्रा की आदतों की छिपी हुई ताकत। हाँ, और यही छोटी आदतें जिन्हें जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में परमाणु जितनी छोटी मगर शक्तिशाली बताते हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है। अच्छा। ये किताब समझाती है कि कैसे ये लगभग अदृश्य से लगने वाले बदलाव समय के साथ मिलकर बड़े असाधारण नतीजे ला सकते हैं। एटॉमिक का मतलब यहाँ सिर्फ छोटा नहीं है, अच्छा, बल्कि एक बड़ी प्रणाली का, आप कह सकते हैं, बुनियादी और ताकतवर हिस्सा भी है। ठीक है। तो आज हम जेम्स क्लियर की इसी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स से निकले कुछ खास विचारों और रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही जानना है कि इस किताब के सिद्धांतों को इस्तेमाल करके कैसे अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं और साथ ही कैसे उन बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है जो हमें पीछे खींचती हैं। ताकि कोई भी अपने लक्ष्यों की तरफ ज्यादा प्रभावी ढंग से बढ़ सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये जो छोटी आदतें हैं, ये इतनी मायने क्यों रखती हैं? ये 1% वाला गणित सुनने में तो बहुत मामूली लगता है ना? सही का, सुनने में मामूली लगता है, लेकिन यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू काम करता है। अच्छा। जैसे थोड़ा सा पैसा लगातार निवेश करने पर समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक वैसे ही रोज 1% का सुधार वो साल भर में आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। 37 गुना? हाँ, ये धीरे धीरे होने वाला बदलाव है, पर इसका असर जबरदस्त होता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है शायद। मतलब रोज 1% की गिरावट, बिल्कुल, वो आपको साल के अंत तक लगभग 0 पर ला सकती है। ये सोचना थोड़ा डरावना है। मतलब असल सवाल ये नहीं कि कोई आज कहाँ है, बल्कि ये कि उसकी आदतें उसे किस दिशा में ले जा रही हैं। एकदम सही। किताब में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि परिणाम जो है वो आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि आउटकम्स आर अ लैगिंग मेजर ऑफ हैबिट्स। बिल्कुल। आज का वजन कल की खाने की आदतों का नतीजा है, आज का ज्ञान कल की सीखने की आदतों का। हम अक्सर नतीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि हमें उन छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए जो उन नतीजों को जन्म देती हैं। सही बात है। और यहीं पर एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी अप्रकट क्षमता का पठार। हाँ, अक्सर हम मेहनत करते हैं पर तुरंत नतीजे नहीं दिखते। हाँ, ये वो दौर होता है जब लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। किताब में इसे निराशा की घाटी कहा गया है, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल। जैसे वो बर्फ के टुकड़े वाला उदाहरण है ना, कि आप उसे 25 डिग्री से 31 डिग्री तक गर्म करते हैं, पर वो पिघलता नहीं, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, मगर वो सारी ऊर्जा, वो सारी मेहनत जमा हो रही होती है, और जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, वो एक निर्णायक बिंदु बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अच्छा। वो पिघलना उस आखिरी डिग्री का नतीजा नहीं है, बल्कि पहले की सारी मेहनत का फल है। हमारी आदतें भी वो बिल्कुल ऐसी काम करती हैं। शुरुआती दौर में शायद असर ना दिखे, पर लगातार लगे रहने से ही वो पठार पार होता है और नतीजे दिखने शुरू होते हैं, जिसे दुनिया रातों रात मिली कामयाबी कहती है ना। हाँ। जो असल में इसी लगातार मेहनत का नतीजा होती है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पठार पर, इसी निराशा की घाटी में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं एक और जरूरी बदलाव आता है सोच में। लक्ष्य तय करने से ज्यादा जरूरी है सही सिस्टम बनाना। ये थोड़ा पारंपरिक सोच से हटकर है, क्योंकि हमेशा तो लक्ष्यों पर ही जोर दिया जाता है। हाँ, लेकिन लेखक का तर्क है कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है उनके सिस्टम में, यानी उनकी प्रक्रिया में। अच्छा। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, पर सिस्टम आपकी प्रगति सुनिश्चित करते हैं। जैसे कमरा साफ करना एक लक्ष्य है, वो एक बार हासिल हो गया, ठीक है, लेकिन लगातार साफ सफाई बनाए रखने का एक सिस्टम बनाना, वो स्थायी बदलाव लाता है। और शायद सिस्टम पर ध्यान देने का एक और फायदा ये है कि खुशी सिर्फ मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर में भी मिलती है। सही कहा। अगर प्रक्रिया ही संतोषजनक हो तो उसे जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई छोटी आदतों की अहमियत। अब सवाल उठता है कि ये आदतें बनती कैसे हैं? इनका कोई तयशुदा ढांचा होता है क्या?
किताब में हैबिट लूप का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। हर आदत एक 4 चरणीय एक तरह के मनोवैज्ञानिक लूप पर चलती है। क्यों यानी संकेत, फिर क्रेविंग यानी इच्छा, तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और चौथा रिवॉर्ड यानी इनाम। क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, ये एक ऑटोमेटिक फीडबैक लूप है जो हमारी ज्यादातर आदतें चलाता है। तो पहला है क्यू यानी संकेत। ये कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे दिमाग को बताती है कि कोई इनाम मिलने वाला है और व्यवहार शुरू करने का इशारा देती है। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज, या सुबह अलार्म बजना, या शायद कॉफी की महक। ठीक है। इसके बाद आती है क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा। ये आदत के पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स है। और दिलचस्प बात यह है कि हम असल में आदत को नहीं चाहते, बल्कि उससे मिलने वाले एहसास या अवस्था में जो बदलाव आता है ना, हम उसे चाहते हैं। अच्छा, ये समझना जरूरी है। मतलब कोई सिगरेट इसलिए नहीं पीता कि उसे सिगरेट पसंद है। हाँ बिल्कुल, वो शायद इसलिए पीता है क्योंकि उसे वो राहत या तनाव मुक्ति चाहिए जो उसे सिगरेट पीने से मिलती है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है। तो इच्छा असल में आदत की नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले बदलावों की है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तीसरा चरण है रिस्पॉन्स, यानी वो वास्तविक व्यवहार जो हम करते हैं। ये कोई शारीरिक क्रिया हो सकती है या कोई विचार भी। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी प्रेरणा कितनी है और उस काम को करने में कितनी रुकावट या घर्षण, फ्रिक्शन है। हाँ। अगर कोई काम बहुत मुश्किल लगता है तो हम उसे टाल देते हैं। सही। और चौथा आखिरी चरण है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये आदत का अंतिम लक्ष्य है। ये हमारी क्रेविंग को संतुष्ट करता है और हमारे दिमाग को सिखाता है कि भाई ये वाला लूप याद रखने लायक है क्योंकि इससे फायदा हुआ। अच्छा। जब इनाम मिलता है तो ये लूप और मजबूत होता है और धीरे धीरे आदत पूरी तरह ऑटोमेटिक बन जाती है। तो ये 4 कदम क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड मिलकर हमारी आदतें बनाते हैं। और अगर हमें आदतें बदलनी है तो इन्हीं 4 कदमों में बदलाव करना होगा। बिल्कुल सही। और यहीं से किताब के 4 व्यवहारिक नियम आते हैं। हाँ, जो बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। सही। तो ये नियम जो है ये क्यू यानी संकेत पर केंद्रित है। कई आदतें तो हम अनजाने में करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। उन्हें बदलने के लिए पहला कदम है उनके प्रति जागरूक होना। जैसा कार्ल जंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, ये आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। वाह, ये तो गहरी बात है। किताब में जापानी रेलवे के पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम का एक बढ़िया उदाहरण दिया है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। ड्राइवर और कंडक्टर हर सिग्नल, स्पीड और टाइम टेबल की तरफ उंगली से इशारा करके जोर से बोलते हैं। ये साधारण सी क्रिया उनकी अचेतन आदतों जैसे सिग्नल चेक करना कुछ चेतन स्तर पर ले आती है और इससे गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। हम भी अपनी आदतों को जोर से बोलकर या शायद लिखकर उनके प्रति ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। हाँ। जागरूकता बढ़ाने के बाद अगला कदम है इरादे को स्पष्ट करना। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस यानी इरादे स्पष्ट करने की तकनीक बहुत कारगर है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। हाँ, ये बस एक योजना है कि आप कब और कहाँ कोई आदत करेंगे। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। मैं ये व्यवहार इस समय पर इस जगह में करूंगी। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे किचन में 1 गिलास पानी पीऊंगी। बिल्कुल, सिर्फ इतना तय कर लेने से ही उस काम को करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये अस्पष्टता को हटा देता है। आपको उस वक्त सोचना नहीं पड़ता। हाँ, मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है कि करना क्या है, कब और कहाँ। एकदम। और इसी से जुड़ा एक और तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग मतलब आदतों को एक के ऊपर एक रखना। हाँ, एक तरह से। इसमें आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी जो पहले से स्थापित आदत है उसके ठीक बाद जोड़ देते हैं। फॉर्मूला है, मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं ये नई आदत करूंगी। अच्छा, उदाहरण के लिए सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगी, या शायद डिनर के बाद मैं 10 मिनट के लिए टहलने जाऊंगी। बिल्कुल। यहाँ जरूरी ये है कि आप जिस पुरानी आदत को क्यू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो भरोसेमंद हो और उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी नई आदत से मेल खाती हो। ये जरूरी है। और पहले नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने माहौल को डिजाइन करना। एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल को डिजाइन करना। हाँ, मतलब अच्छी आदतों के संकेतों को अपने आसपास प्रमुखता से रखना, उन्हें दृश्यमान बनाना।
अगर रोज विटामिन लेना याद रखना है तो शीशी को नाश्ते की मेज पर रखें, बाथरूम में नहीं। अच्छा, गिटार ज्यादा बजाना चाहते हैं तो उसे स्टैंड पर लिविंग रूम के बीच में रखें, केस में बंद करके अलमारी में नहीं। माहौल बदलना व्यवहार बदलने का सबसे आसान तरीकों में से एक हो सकता है। हाँ, ये संदर्भ की शक्ति, पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात भी है। हमारी आदतें अक्सर किसी खास माहौल या संदर्भ से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। इसीलिए शायद नए माहौल में नई आदतें बनाना या पुरानी तोड़ना ज्यादा आसान होता है। किताब में सलाह दी गई है, एक स्थान एक उपयोग का नियम अपनाने की कोशिश करें। हाँ, वन स्पेस वन यूज। जैसे बिस्तर सिर्फ सोने के लिए हो, काम करने की मेज सिर्फ काम के लिए। इससे दिमाग को स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि किस जगह क्या करना है। तो संक्षेप में ये था पहला नियम, संकेतों को स्पष्ट बनाकर अच्छी आदतें शुरू करना आसान बनाना। ठीक है, तो पहला नियम हमें आदतों को पहचानने और उनके संकेत स्पष्ट करने पर जोर देता है। लेकिन सिर्फ स्पष्ट होना काफी नहीं है शायद। आदत को आकर्षक बनाना भी उतना ही जरूरी लगता है। बिल्कुल, और यही हमें दूसरे नियम तक लाता है। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, ये नियम क्रेविंग यानी इच्छा से जुड़ा है। आदतें, जैसे हमने कहा, डोपामाइन चालित फीडबैक लूप पर चलती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर ही नहीं रिलीज होता। अच्छा, बल्कि इनाम की प्रत्याशा में, एंटीसिपेशन में भी रिलीज होता है। अच्छा। अक्सर किसी चीज को पाने की चाहत, वांटिंग, उसे पाने के बाद के अनुभव, लाइकिंग से ज्यादा शक्तिशाली होती है। मतलब उम्मीद में ज्यादा मजा है, कह सकते हैं। और यही प्रत्याशा हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। तो फिर हमें अपनी आदतों को ज्यादा आकर्षक कैसे बनाना है? किताब में एक तरीका बताया है, टेम्पटेशन बंडलिंग। हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है एक ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना, हाँ, उसे एक ऐसी चीज के साथ जोड़ देना जो आपको करनी चाहिए, जैसे शायद ट्रेडमिल पर दौड़ना। अच्छा। किताब में रोनन बायन नाम के एक इंजीनियरिंग छात्र का मजेदार उदाहरण है। उसने अपनी एक्सरसाइज बाइक को इस तरह हैक किया कि नेटफ्लिक्स तभी चलता था जब वो एक निश्चित गति से पेडल मार रहा होता था। गजब, ये तो बढ़िया जुगाड़ है। उसने अपनी पसंद की चीज को जरूरी काम के साथ बंडल कर दिया। बिल्कुल। इसे हैबिट स्टैकिंग के साथ भी मिला सकते हैं ना। जैसे 1, रोज की आदत के बाद मैं जरूरी आदत करूंगी। 2, जरूरी आदत के बाद मैं मनपसंद आदत करूंगी। हाँ, ये और भी प्रभावी हो सकता है। जैसे लंच के बाद रोज की आदत, मैं 5 जरूरी ईमेल भेजूंगी, जरूरी आदत, और उसके बाद मैं 10 मिनट स्पोर्ट्स हाइलाइट्स देखूंगी, मनपसंद आदत। बहुत बढ़िया उदाहरण। आकर्षण बढ़ाने का एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है सामाजिक माहौल का इस्तेमाल करना। सामाजिक माहौल? हाँ, देखिए, हम इंसान स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं। हम उन लोगों जैसा बनना चाहते हैं जिनके हम करीब हैं, परिवार, दोस्त। हम उनका अनुकरण करते हैं जो बहुसंख्यक हैं, समाज, संस्कृति। और हम उन लोगों जैसा बनना चाहते हैं जो शक्तिशाली या सफल हैं, जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। ये तो सच है। तो अगर कोई ऐसी जगह या समूह का हिस्सा बन जाए जहां उसका मनचाहा व्यवहार सामान्य माना जाता हो, तो उस आदत को अपनाना बहुत आसान और आकर्षक हो जाता है। हाँ, अगर आपके सभी करीबी दोस्त सेहतमंद खाते हैं या रोज सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपके लिए भी वैसा करना ज्यादा स्वाभाविक लगेगा। मतलब अपने आसपास का माहौल चुनना भी एक तरह की आदत ही हुई। सही कहा। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखना जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं, ये आदत को आकर्षक बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो ये था दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। ठीक है, तो आदत स्पष्ट हो गई, आकर्षक भी बन गई। पर अगर उसे करना ही मुश्किल हो तो, मतलब आलस आ जाए या बहुत मेहनत लगे तो? यहीं पर तीसरा नियम आता है ना? इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हाँ, बिल्कुल। ये तीसरा नियम रिस्पॉन्स यानी वास्तविक व्यवहार पर केंद्रित है, और ये न्यूनतम प्रयास के नियम पर आधारित है। न्यूनतम प्रयास का नियम? हाँ, हमारी प्रवृत्ति होती है, मतलब मानव स्वभाव है कि हम वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। इसलिए आदत जितनी आसान होगी, उसके होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसे करने का एक तरीका है घर्षण कम करना। बिल्कुल। यानी अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाना। जैसे अगर जिम जाने के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लिए जाएं, तो सुबह उठकर जाने में एक कदम कम हो जाता है। एक बहाना कम हो जाता है। एकदम सही। जितनी कम रुकावटें उतना आसान। और हाँ, बुरी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करना है, घर्षण बढ़ाना है। अच्छा, कैसे? अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें,
पहुंचने में मेहनत लगेगी। अगर टीवी कम देखना है तो हर बार देखने के बाद रिमोट से बैटरियां निकाल दें। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। पर यह काम करता है। छोटी सी रुकावट भी व्यवहार को बदल सकती है। इसे एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, यानी कुछ हटाकर कुछ पाना। एक और मिलती जुलती तकनीक है माहौल को भविष्य के लिए तैयार करना, प्राइमिंग द एनवायरनमेंट। हाँ, ये भी बहुत कारगर है। यानी अगली क्रिया को आसान बनाने के लिए पहले से तैयारी कर लेना। जैसे सेहतमंद खाना है तो फल और सब्जियां काटकर फ्रिज में रखना। सुबह जल्दी निकलना है तो रात को ही बैग पैक कर लेना, कपड़े निकाल लेना। बिल्कुल, ये छोटी छोटी तैयारियां उस वक्त फैसला लेने और मेहनत करने की जरूरत को कम कर देती हैं। और इसी आसान बनाने के सिद्धांत पर आधारित है एक बहुत ही शक्तिशाली नियम, 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम? हाँ, ये तो मैंने सुना है। ये नियम कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इस तरह डिजाइन करें कि उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगे। सही। ये सुनने में बहुत सरल लगता है पर है बड़ा असरदार। कैसे? क्योंकि लगभग किसी भी बड़ी आदत को 2 मिनट के छोटे संस्करण में तोड़ा जा सकता है। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना बन जाता है। रोज 1 पेज पढ़ना? हाँ, या रोज 30 मिनट योग करना बन जाता है। योगा मैट बिछाना? बिल्कुल। रोज दौड़ना बन जाता है, दौड़ने वाले जूते पहनना। इसका मकसद सिर्फ शुरुआत करना है, परफेक्शन नहीं, क्योंकि अक्सर एक बार शुरू कर देना ही सबसे मुश्किल काम होता है। एकदम। ये आदत को स्थापित करने पर जोर देता है, मात्रा पर नहीं। एक बार आदत स्थापित हो जाए, फिर धीरे धीरे हैबिट शेपिंग के जरिए उसे बढ़ाया जा सकता है। 2 मिनट से शुरू करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ, बस शुरू करने की आदत डालनी है। नियमितता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये था तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। चलिए मान लिया कि आदत स्पष्ट है, आकर्षक है और शुरू करना भी आसान बना दिया, पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए क्या जरूरी है? यहाँ आता है चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, और ये आखिरी नियम रिवॉर्ड यानी इनाम से जुड़ा है। किसी आदत को दोहराने के लिए जरूरी है कि उसका अनुभव संतोषजनक हो। यहाँ एक बड़ी चुनौती है। हमारा दिमाग जो है वो तत्काल संतुष्टि को, इमीडिएट रिवॉर्ड को तरजीह देता है, जबकि अच्छी आदतें जैसे व्यायाम करना या पैसे बचाना, इनका फायदा अक्सर देर से मिलता है, डिलेड रिवॉर्ड होता है। हाँ, और बुरी आदतों में मजा तुरंत आता है, जैसे जंक फूड खाना या टाल मटोल करना, पर नुकसान बाद में होता है। सही कहा। व्यवहार परिवर्तन का एक अहम नियम किताब में बताया गया है। जिस व्यवहार को तुरंत पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिस व्यवहार को तुरंत दंडित किया जाता है उससे बचा जाता है। तो फिर अच्छी आदतों को जिनका इनाम दूर भविष्य में है, उन्हें तुरंत संतोषजनक कैसे बनाएं? इसका तरीका है उनमें किसी तरह की तत्काल संतुष्टि जोड़ना। जैसे किताब में कराची में हाथ धोने वाले प्रयोग का जिक्र है। हाँ। और जब लोगों को बेहतर खुशबू और ज्यादा झाग वाला साबुन दिया गया तो हाथ धोने का अनुभव ज्यादा संतोषजनक बन गया और लोगों ने ज्यादा हाथ धोना शुरू कर दिया। नतीजा, बीमारियां कम हुई। अच्छा, तो मतलब अनुभव को ही बेहतर बना दिया। हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पैसे बचा रहा है किसी बड़ी चीज के लिए, तो हर बार जब वो कोई गैर जरूरी खर्च डाले तो वो उतने पैसे एक अलग ड्रीम वेकेशन या नई कार फंड में डाल सकता है। उस फंड को बढ़ते देखना वो अपने आप में एक तत्काल संतुष्टि देता है। हाँ, और ये भी जरूरी है कि इनाम आपकी पहचान और लक्ष्य के अनुरूप हो, है ना? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप सेहतमंद बनने के लिए व्यायाम कर रहे हैं तो इनाम आइसक्रीम का बड़ा कटोरा नहीं होना चाहिए। सही बात है। शायद एक अच्छी मसाज या नए वर्कआउट गियर ज्यादा बेहतर इनाम होंगे जो आपके लक्ष्य को मजबूत करें। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, संतुष्टि पाने का एक और बहुत प्रभावी तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करना, हैबिट ट्रैकिंग। ये बहुत शक्तिशाली है। जब हम अपनी प्रगति को देख पाते हैं तो ये अपने आप में एक इनाम जैसा होता है। जैसे कैलेंडर पे हर दिन X लगाना जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं, या वो पेपर क्लिप को एक जार से दूसरे में डालने वाला तरीका। हाँ, ये सब प्रगति का दृश्य प्रमाण देते हैं। ये न सिर्फ प्रेरित करता है बल्कि आप उस बनी हुई श्रृंखला को तोड़ना, ब्रेक द चेन भी नहीं चाहते। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है जो किताब देती है, कभी भी 2 बार न चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। 2 बार न चूकें। हाँ, जिंदगी में कभी कभार चूक जाना स्वाभाविक है। कोई दिन ऐसा हो सकता है, पर जरूरी है कि आप अगले ही दिन वापस पटरी पर लौट आएं। एक बार चूकना एक गलती है कह सकते हैं, पर लगातार 2 बार चूकना एक नई और शायद बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है।
ये बहुत जरूरी बात है, जल्दी से वापस ट्रैक पर आना। एकदम। अंत में संतुष्टि या कह लें असंतुष्टि का एक और शक्तिशाली रूप है सामाजिक जवाबदेही। यहीं पर जवाबदेही पार्टनर या हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बहुत काम आ सकते हैं। अच्छा। और हैबिट कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी के साथ बाकायदा एक समझौता करते हैं जिसमें आदत न निभाने पर कोई सामाजिक या आर्थिक जुर्माना तय होता है। मतलब अगर वादा तोड़ा तो कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, इससे वादे तोड़ने की लागत बढ़ जाती है, वो ज्यादा सार्वजनिक और शायद दर्दनाक बन जाता है। किताब में ब्रायन हैरिस का उदाहरण है, जिन्होंने वजन कम करने और अपनी खाने की आदतें ट्रैक करने के लिए अपनी पत्नी और ट्रेनर के साथ एक अनुबंध किया। अच्छा। और क्या था अनुबंध में? अगर वे असफल होते तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता और कुछ समय के लिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ते जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये सामाजिक लागत उन्हें ट्रैक पर बने रहने में मदद करती है। वाह, ये तो वाकई कारगर लग रहा है। तो ये थे एटॉमिक हैबिट्स के 4 नियम, जिनसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। हाँ, संक्षेप में कहें तो संदेश साफ है, बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। छोटे लगातार किए गए सुधार, जिन्हें करना आसान हो, समय के साथ मिलकर असाधारण नतीजे दे सकते हैं। सफलता जो है वो रातों रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। और अंत में एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। किताब कहती है कि हम जो भी काम करते हैं वो उस तरह के इंसान के लिए एक वोट होता है जो हम बनना चाहते हैं। हमारी हर छोटी आदत हमारी पहचान को गढ़ रही है। तो सवाल ये है कि हमारी आज की आदतें मिलकर कल हमें किस तरह का इंसान बना रही हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। आदतें सिर्फ परिणाम नहीं लाती, वे धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और हमारी खुद की पहचान को भी बदल देती हैं। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं, आप एक तरह से खुद को साबित करते हैं कि आप वैसे इंसान बन सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं।